एज पर ऑर्डर 1 रूल 8 CPC परमिशन ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी टू फाइल डैश सूट। तो परमिशन कोर्ट को चाहिए टू फाइल द सूट। तो ये कौन सा सूट होगा जो विद परमिशन ऑफ कोर्ट दाखिल होगा। अगर आप इसके अंदर अगर ऑर्डर 1 रूल 8 खोलेंगे तो उसके अंदर तो वो सूट तो लिखा हुआ है ना, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। One person may sue or defend on behalf of all in the same interest where there are numerous persons having the same interest in one suit. One or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit for all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct. A person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under some rule 2 may apply to a court to made a party to a suit. इसका मकसद है कि इसके अंदर जो लिखा गया है कि एक बंदा एक सूट दाखिल कर सकता है दूसरे के बिहाफ पे, या कोई एक बंदा वो सूट डिफेंड कर सकता है किसी दूसरे के बिहाफ पे, ख़ुद भी डिफेंडेंट होगा और दूसरे डिफेंडेंट के बिहाफ पे भी डिफेंड कर सकता है, और ख़ुद प्लेंटिफ होगा और दूसरे प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे वो उसके अंदर स्यू कर रहा है दूसरे डिफेंडर्स को। तो ये है कि वन पर्सन में स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। ठीक है ना, एक तो ये चीज़ आ गई। इसका जो प्लेंट दाखिल करने का जो प्रोसीजर है ऑर्डर 1 रूल 8 का, क्योंकि इसके अंदर हमें ये समझना है कि ये सूट की जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है। ठीक है ना, ऑर्डर 1 रूल 8 आपने देखा, उसके अंदर आपने ये समझा कि एक बंदा या तो सूट दूसरों के बिहाफ पे दाखिल कर सकता है या ख़ुद या दूसरों के बिहाफ पे डिफेंड भी कर सकता है। नंबर 2, इसके दाखिल करने का जो तरीक़ेकार है वो है ऑर्डर 7 रूल 4 में। हम चलते हैं ऑर्डर 7 रूल 4 CPC में, उसके अंदर क्या है। When plaintiff sues as representative, यहाँ एक चीज़ आ गई कि मीन्स वो प्लेंटिफ अगर स्यू करता है तो दूसरे बंदों को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर आप किसी जलसे में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो उसके अंदर आप अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ऑथोराइज़ करते हैं कि वहाँ आप जो कुछ भी आपका एक्शन होगा वो उसकी हम आपको परमिशन देते हैं। तो मीन्स वो आप उसको अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपके बिहाफ पे वहाँ रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मैं ख़ुद भी हूँ और मेरी सपोर्ट में जो साथी हैं उनके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। सही है ना। तो ये यहाँ आया है कि व्हेन प्लेंटिफ स्यूज एज रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स प्लेंटिफ खुद तो सूट फाइल कर रहा है लेकिन दूसरों का भी नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव बन गया है और ये सूट उनके बिहाफ पे भी कर रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। Where the plaintiff sues in a representative character, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only has an actual existing interest in the subject matter, but he shall take the steps, if any necessary, to enable him to institute a suit concerning it. मीन्स इसका मकसद ये है कि जब प्लेंटिफ स्यू करता है इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स आल्सो, तो प्लेंट जो है उसके अंदर लिखा गया है मस्ट शो दैट उस बंदे को इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, एंड उसने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके अंदर ये सूट दाखिल करने के जो भी स्टेप्स लिए हैं उसको भी फेवर कर रहे हैं और उसके जो साथी हैं उसको भी फेवर करें जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सूट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर हो गया
कि ये सूट जो होगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, अभी इस रिप्रेजेंटेटिव सूट को मज़ीद समझने के लिए हम आते हैं सेक्शन 11 CPC, ये है रेस जुडिकाटा। उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि रेस जुडिकाटा इस सेक्शन के लिए क्या कहता है। रेस जुडिकाटा के अंदर एक्सप्लेनेशंस हैं और एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है रेस जुडिकाटा की वो इस सूट के मुतल्लिक़ है। क्या कहता है? वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट आर ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, all persons interested in such right for purpose of this section be deemed to claim under the persons so litigating। तो मीन्स अगर उसी सब्जेक्ट मैटर में वो सारे इंटरेस्टेड हैं और उस इंटरेस्ट के तहत एक बंदा है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है और केस दाखिल कर रहा है, तो उसका मकसद ये है कि वो जो बंदे लिटिगेट नहीं कर रहे हैं तो ये डीम होगा कि वो भी इसके अंदर लिटिगेशन में हैं। जो लिटिगेशन में नहीं है वो भी समझा जाएगा कि लिटिगेशन में हैं। क्यों? रेस जुडिकाटा की एक ख़ास बात है। रेस जुडिकाटा कहता है कि व्हेन एन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली हैज़ बीन डिसाइडेड इन previously instituted suit and on the same cause, same subject controversy and between the same parties, if subsequent suit is filed, then subsequent suit will be hit under the doctrine of res judicata। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जो पहला जो सूट है वो अगर डिसाइड हो गया है तो ये लिटिगेशन ख़त्म हो गई, और अगर बाद में कोई उसी सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी पे सूट दाखिल करेंगे तो उसको कोर्ट डिसमिस करेगी या प्लेंट रिजेक्ट करेगी सेम में ऑन दिस ग्राउंड दैट सूट इज़ बार्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रेस जुडिकाटा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अभी यानी इसका मकसद ये है कि सेक्शन 11 में जो एक्सप्लेनेशन आई है, जो सेक्शन 11 के अंदर एक्सप्लेनेशन आई है कि अगर कोई केस यानी वो बंदे जो इस केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ केस जाता है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर या कैपेसिटी में हैं, माना दूसरों को भी डिफेंड या प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो अगर इनके ख़िलाफ़ केस डिसमिस हो गया तो वो दूसरे बंदे जो लिटिगेशन में नहीं भी आए तो ये डिसीजन उनको अफेक्ट करेगी। उसका मिसाल देता हूँ जैसे आप मज़ीद समझें। सपोज़ कीजिए ये मलिर साइड पे काफ़ी गांव और गोठ बने हुए हैं, उनमें 40-40, 50-50, 60-60 यानी हाउसेस के वो गांव बने हुए हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको एक नोटिस देती है हर एक को कि भाई आप इनक्रोचर हैं, लिहाजा आप इसको ये जो एरिया जो आपने ऑक्यूपाई की है वो इलीगल ऑक्यूपाई की है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लिहाजा आपको हम नोटिस देते हैं 8 दिन का आप वेकेट करके चले जाएं, नहीं तो हम आपका जो पूरा सिस्टम है वो बुलडोज करेंगे। अभी चूँकि ये 50 बंदों का गाँव है, 4 लोग इसके अंदर केस करते हैं, बाकी कहते हैं यार हम केस नहीं करेंगे, कोई किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है। तो लॉ ने इसका एक जो तरीक़ेकार सूट का है वो डिफरेंट और मुख्तलिफ प्रोसीजर रखा है। क्योंकि अमूमन आप जब कोई भी सूट दाखिल करते हैं तो उसके लिए जो समन या प्रोसेस इशू होता है वो होता है डिफेंडेंट के लिए, लेकिन इस सूट के अंदर क्योंकि 50 गांव वाले हैं और सूट दाखिल कर रहे हैं 3 या 4 बंदे, और प्रिजम्पशन कोर्ट ये करेगी, प्रिज्यूम करेगी ये 50 लोग दाखिल कर रहे हैं, तो कोर्ट ने इसके अंदर लॉ ने एक लीनियंसी रखी है। वो लीनियंसी ये है कि जो 4 बंदे हैं उनको कहा गया कि आप ऐसा करें, कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डालें और एप्लीकेशन डालें कि भाई इसके अंदर ये प्लेंटिफ्स हैं
जिनके पास भी नोटिस है लेकिन वो लिटिगेशन में नहीं है क्योंकि उनको या सर्विस नहीं हुई या सम अदर रीजंस बिहाइंड दैट, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको का जो नोटिस है वो गज़ेट किया जाए, पब्लिश किया जाए, अखबार में लाया जाए, उसकी जो कास्ट है हम पे करते हैं। तो ये वाहिद सूट है जिसके अंदर पहली एडमिशन के साथ साथ सर्विस होती है, और सर्विस भी किसी और के लिए नहीं, प्लेंटिफ्स के लिए, अपने बंदों के लिए। डिफरेंट के लिए भी सर्विस कराते हैं, मीन्स मुख्तियार कार के लिए कराएंगे, डिप्टी कमिश्नर के लिए कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी के लिए कराएंगे, चीफ मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए भी कराएंगे, और साथ में अपने उन बंदों के लिए भी सर्विस कराएंगे जो अभी नहीं आए कि भाई वो भी आओ, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ और कोर्ट को बताओ हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सही है ना। तो फिर ये इसके अंदर क्या है, अच्छा सपोज़ कीजिए आगे चलकर वो बंदे 4 ही रहे और कोई नहीं आया, तो इसके ख़िलाफ़ तो कोई एक्स पार्टी या डिसमिसल का आर्डर तो कोर्ट नहीं करेगी। लेकिन इस जजमेंट को कहते हैं जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मकसद ये है कि वो जजमेंट जिसका फ़ायदा यूनिवर्सल फ़ायदा हो, हर एक को फ़ायदा जाए। मसलन अभी 4 बंदे हैं, उन्हों के फेवर में कोर्ट ने सूट डिक्री किया, अभी डिक्री कर दिया तो कोर्ट ने कहा भाई 4 जो हैं आप इस घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, और गवर्नमेंट आपको बिल्कुल डिस्पर्स नहीं करेगी, ठीक है ना। अभी क्या है कि लॉ कहता है कि चूँकि वो 50 हाउसेस का एक गांव था और 4 ने लिटिगेट किया, 46 ने लिटिगेट नहीं किया, लेकिन उस जजमेंट का फ़ायदा उन लिटिगेंट्स 46 को भी जाएगा जिन्होंने कोर्ट लिटिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा अभी नंबर 1। नंबर 2, सपोज़ कीजिए वो 4 बंदे हैं जिनके ख़िलाफ़ डिसीजन आती है, सूट डिसमिस होता है। अभी इसमें 2-3 फिर आते हैं, वो कहते हैं सही हमने सूट दाखिल कर दिया, और वो सूट जो है उसके अंदर सर हम पार्टी नहीं थे, हमें नया काज़ा एक्शन है, हमें नया नोटिस मिला है, उस वक्त हमें काज़ा एक्शन नहीं था, अभी हमें काज़ा एक्शन है, हमारे इश्यूज़ डिसाइड नहीं हुए, सब्जेक्ट मैटर हमारा वो नहीं है, हाउसेज हमारे चेंज है, लिहाजा रेस ड्यूटी का हमारे ऊपर नहीं लगेगा और हमारा सेपरेट ट्रायल किया जाए। तो इस एक्सप्लेनेशन 6 के तहत जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, तो उसके अंदर कोर्ट कहती है कि नहीं, जो डिसीशन पहले आ गई वो उनके लिए भी थी और आपके लिए भी है, इरिस्पेक्टिवली आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। अभी ये चीज़ ज़हन में रखना। मैं अभी फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 6 को पढ़ता हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कहता है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट, माना उनके 2 बंदे या एक बंदा बोनाफाइड लिटिगेट कर रहा है, गुड फेथ में लिटिगेट कर रहा है फॉर पब्लिक राइट, मीन्स वो राइट जिसका फ़ायदा उसको भी हो लेकिन जनरल पब्लिक को भी हो, पूरे गांव को भी हो, ठीक है ना। आर ऑफ अ प्राइवेट राइट, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल राइट के लिए या तो पूरे गांव के लिए। वो तो कहेगा भाई मुझे बचाओ, और उसके लिए उसने इंडिविजुअल किया है और जनरल नहीं किया है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। आर अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देम सेल्व्स एंड अदर्स, लेकिन उसके अंदर ये कहता है कि ये गांव 50 हाउसेस का एक गांव है जिसके अंदर 4 गांव हाउसेस वाले हमने केस किया है, लेकिन 46 जो बंदे हैं उनको भी नोटिस खाली करा इशू कर दिया है और सबको ये बेदखल करेंगे, डिस्पर्स करेंगे या हमारे घर बिल्डोज करेंगे, ठीक है। ऑल पर्सनस इंटरेस्टेड इन सच राइट शल, मीन्स सारे इंटरेस्टेड हैं इरिस्पेक्टिवली दे आर इन लिटिगेशन आर नॉट। ऑल पर्सनस interested in such right shall for purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating, यानी इसका मकसद ये है कि वो बंदे जो लिटिगेशन में तो है ही हैं लेकिन जो लिटिगेशन में नहीं है वो भी डीम किए जाएंगे कि भाई वो लिटिगेशन में है। तो अगर डिक्री होगा तो उनको भी फ़ायदा होगा, अगर डिसमिसल होगा तो उनको भी नुकसान होगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका। अच्छा अभी एक और चीज़ है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्डर 1 रूल 8 की तरफ हम फिर वापस जाते हैं। मैंने आपको 3 प्रोविजंस बताए। प्रोविजन नंबर 1 था आर्डर 1 रूल 8 जिसके अंदर ऑन बिहाफ ऑफ अदर सूट दाखिल किया जाता है। दूसरा था
आर्डर 704 जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्लेंट दाखिल की जाती है। तीसरा प्रोविजन था सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जिसके अंदर अगर बंदा कोई बोनाफाइड लिटिगेट करता है तो फ़ायदा अगर उसको जाएगा तो दूसरों को भी जाएगा, इरिस्पेक्टिवली दे हैव नॉट लिटिगेटेड। अगर नुकसान उसको होगा तो नुकसान उन दूसरों को भी होगा, इरिस्पेक्टिवली दे आर नॉट इन लिटिगेशन। यहाँ तक तो आपने समझा। अभी आर्डर 108 एक और बात करता है, उसके तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। आर्डर 108 कहता है 1 person may sue or defend on behalf of all in same interest where there are numerous persons, numerous means बहुत ज़्यादा बंदे, numerous persons having the same interest। आप गांव वाला मिसाल सामने रखेंगे तो अगर 2 बंदों को इंटरेस्ट है तो 48 को भी इंटरेस्ट है, क्योंकि नोटिस तो 50 को है। where there are numerous persons having the same interest in the suit, in one suit, one or more of such persons may, with the permission of court, with the permission of court, this is very important, with the permission of court। परमिशन ऑफ कोर्ट को हमने अंडरलाइन कर दिया है, वो बताऊंगा कि परमिशन क्या है। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट स्यू आर बी स्यूड मीन्स स्यू करेंगे वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और स्यूड होंगे वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ केस दाखिल करती है और 4 बंदे हैं तो भी डीम किया जाएगा कि 50 हैं। अगर ये खुद 4 बंदे सूट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ तो अगर हैं तो 4, लेकिन दे विल बी डीम्ड एज 50% हैव फाइल्ड द सूट, ठीक है ना। लेकिन विद परमिशन ऑफ कोर्ट स्यू आर बी स्यूड, स्यू मीन्स जो लिटिगेशन करे, स्यूड जिनके ऊपर लिटिगेशन हो, ठीक है ना। स्यू आर स्यूड आर may डिफेंड इन सच सूट, तो उसके लिए मीन्स ये सूट दोनों के लिए है। अगर वो डिफेंडेंट हैं और कुछ ने उनके अंदर पार्टिसिपेट किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो अगर डिसमिसल होगा तो सब के लिए होगा, अगर डिक्री होगा तो उनके लिए भी नुकसान होगा जिन्होंने यहाँ सूट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। may with permission of court sue or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit for all persons। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कोर्ट जो है वो नोटिस उन प्लेंटिफ्स को भी देती है कि भाई आपके तरफ से आपके साथियों ने एक सूट दाखिल कर दिया है, लिहाजा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाएं और इस प्रोसीडिंग में आकर पार्टिसिपेट करें और अपने आप को इस केस के अंदर इंडक्ट करें एज अ प्लेंटिफ। पहले 4 प्लेंटिफ है, 46 के नाम इसने दिए, तो 50 प्लेंटिफ्स बनकर आप डिफेंड करें, इसको प्रोसिक्यूट करें 50 बनकर, ठीक है ना। नंबर 2 कहता है एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड आर डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। तो उसके अंदर जब ये कोर्ट उनको बुलाती है तो आते हैं, अगर प्लेंटिफ हैं तो एज अ प्लेंटिफ वो इंडक्ट होंगे, अगर डिफेंडेंट हैं तो एज अ डिफेंडेंट होंगे। वो कोर्ट को बोलेंगे से आपका हमें नोटिस मिला है और गज़ेट हुआ या पब्लिकेशन हो गई, उसके अंदर हम आ गए हैं और हमें पार्टी बनाया जाए, या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपने समझा। अभी चूँकि इसके अंदर एक नई चीज़ जो थी वो थी परमिशन ऑफ द कोर्ट। माना इसका मकसद ये हुआ कि पहले हम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट टू फाइल दिस रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये हुआ ना। और जब वो कोर्ट परमिशन अलो करेगी, अकॉर्ड करेगी, तो उसके बाद हम सूट दाखिल करेंगे। और सूट के साथ जैसे ये प्रोविजन है कि भाई हम उसके अंदर एक और भी एप्लीकेशन दाखिल करेंगे कि भाई अदर प्लेंटिफ्स में बी सर्व्ड थ्रू दिस समन, उसकी हम कास्ट वगैरह दे देते हैं, सही है ना। लेकिन
ये वो सूट है रिप्रेजेंटेटिव जिसके लिए कोर्ट से परमिशन ली जाती है। तो इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन करते हैं वाईओसी में, विच इज़ दैट सूट विच इज़ फाइल्ड विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये देखो इसके अंदर आ गया विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। इट मीन्स दैट सूट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट विच इज़ टू बी फाइल्ड विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। नाउ परमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको असिस्ट किया है अपने किताबों के अंदर। मैंने अपने लीगल हैंडबुक पार्ट 5 में जो ये है, इसको पेज नंबर 158 पर, पेज नंबर 158 पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है, परमिशन टू फाइल सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट। ये पेज नंबर 158। जब पेज नंबर 158 पे वो एप्लीकेशन है परमिशन टू फाइल रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये एप्लीकेशन अंडर आर्डर 1 रूल 8 CPC, ये परमिशन की। उसके बाद कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की, तो नीचे मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल्ड अंडर आर्डर 1 रूल 8 CPC, उसके अंदर ये नीचे है। तो दोनों ये प्रोफार्मा है, आप पढ़ना। परमिशन मैंने कैसे मांगी है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, और फिर मैंने सूट कैसे दाखिल किया है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, तो आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है ना। अभी इसके अंदर जो मैंने प्रोविजंस आपके डिस्कस किए वो किए, आर्डर 1 रूल 8, रूल 1 सब रूल 2 आल्सो, एंड आर्डर 7 रूल 4 CPC, एंड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, एंड माई लीगल हैंडबुक पार्ट 5, उसके अंदर परमिशन ऑफ द कोर्ट टू फाइल सूट 8 पेज नंबर 158, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सूट दैट इज़ आल्सो एट पेज नंबर 158। ये सारी चीज़ें जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी ना सिर्फ नॉलेज आगे इन्हांस होगी, लेकिन आपको पूरा पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ फिनिश होता है।